जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सीरीज में। चलिए आज बात करते हैं 5 अगस्त 2025 के उन इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में जो आपकी आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो चैनल से पहली बार जुड़ा है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अंत तक देखें। ये फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से मिनिमम क्वांटिटी में हम मैक्सिमम क्वालिटी गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं, साथ ही साथ किस तरह से किसी न्यूज को उठाकर वहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं इन एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के एक महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में जहां से कोई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, परंतु ये न्यूज काफी महत्वपूर्ण है। आपने लगातार देखा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद एक बड़े ही लॉजिकल इंपैक्ट के साथ बाहर आए। उन्होंने बोला कि काम करते हैं, सबको टैरिफ के नाम पे डरा देते हैं, हर व्यक्ति अमेरिका के साथ ट्रेड कर लेगा, हर देश अमेरिका के साथ ट्रेड कर लेगा, फिर हम उनके साथ समझौते करेंगे। परंतु भारत के साथ ये पॉइंट थोड़ा उनका उल्टा हो गया और वो भारत को लगातार धमकाने लगे, जिसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपना एक ओपिनियन जो है वो जारी किया, स्टेटमेंट जारी किया, जो 4 अगस्त आई थिंक इन द इवनिंग इसको जारी किया गया, जिसमें उन्होंने रशिया अमेरिका को ही उसी तरह से क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ब्लेम कर रहा है इंडिया को यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस करने के, अमेरिका का कहना है कि रशिया के पास इंडिया पैसा भेज रहा है, उस पैसे से अमेरिका के यूक्रेन के खिलाफ रशिया जो है अपना युद्ध कंटिन्यू कर पा रहा है। इंडिया ने उसको अपना एक आईना जो है वो आईना दिखाया और कहा कि भैया आप दोहरा स्टैंडर्ड रख रहे हो, क्योंकि आपका यूएस हो या यूरोपियन यूनियन, आप सभी इंपोर्ट कर रहे हो कहां से, रशिया से। क्योंकि यूएस बाकी सब पर बैन लगाने के बाद भी अभी भी उसका रशिया के साथ ट्रेड जो है वो न्यूक्लियर पावर को संबंधित हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज है उनसे संबंधित हो, वो कंटिन्यू है। तो इनका कहना है कि सिर्फ ऑयल से जाने वाला पैसा जो है वो रशिया कहां लगा रहा है आपके वॉर में, बाकी सारा पैसा वो अलग से सिक्योर करके शायद वहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कुछ चलाने वाला है। सो ये दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो उन्होंने साफ कहा है कि इंडियाज इंपोर्ट आर मीन टू एंश्योर प्रेडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी, ठीक है, और उसी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि यूरोपियन यूनियन ने 2024 में यूरो में 67.5 बिलियन यूरो का ट्रेड जो है वो रशिया के साथ किया। वही अगर बात की जाए तो सर्विस में उनका एस्टिमेट जो है यूरो का वो लगभग 17.2 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। अब ये सिग्निफिकेंटली इसी आधार पर लगातार है कि यूरोपियन जो है 2024 में 16.5 मिलियन टन, जो एक रिकॉर्ड है, वो एलएनजी उन्होंने कहां से परचेज किया है, आपका रशिया से परचेज किया है, जो 2022 में सिर्फ 15.21 मिलियन टन था। मतलब एक राइज हम लोगों ने इन पिछले सालों में देखा। तो सिर्फ क्या इंडिया से जाने वाला जो पैसा है वो रशिया को पैसा दे रहा है कि तुम वॉर वेपन्स खरीदना यूक्रेन के खिलाफ, यूरोप वाला पैसा नहीं। इसी तरह से उसने बोला कि यूरोप रशिया का जो ट्रेड है वो न जस्ट एनर्जी तक, फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट, केमिकल, आयरन, स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, सब तक है। वही यूएस के बारे में बात की जाए तो यूएस अभी भी रशिया से क्या इंपोर्ट कर रहा है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री और पैराडियम फॉर ईवी इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स उसकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। जब सब कुछ इंपोर्ट कर ही रहा है भाई, तो भारत से ही काहे दिक्कत है। तो ये सब कुछ चीज आपको देखने को यहां मिल जाएगी जो भारत द्वारा जवाब दिया गया। उन्होंने इसी को लेकर भारत के काम को जस्टिफाई किया और अच्छा इसलिए लगा कि बीइंग इन इंडियन हम सोचते हैं कि वी आर अ सॉवरन नेशन, और अगर हम खुद को सॉवरन कहते हैं, हम लिखते हैं संविधान में, तो बिहेव भी हमें उसे ही करना चाहिए। और वर्तमान में हमारा यह स्टैंड उस बात को जस्टिफाई करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक न्यूज को कवर करते हैं जो प्रोमिनेंट है। पीआईबी पर छपा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त मीन्स कल को क्या करने वाले हैं, कर्तव्य भवन का इनॉग्रेशन करेंगे। कर्तव्य भवन जो वहीं पर सिचुएटेड एक भवन है, जो एक नया पोस्ट इनोवेशन कोलैबोरेशन है कि सभी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है उन्हें एक जगह लेकर आना कि काम में जो डिलेज होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट एरियाज, उस कारण से वो जो डिलेज है वो ना हो। सो कर्तव्य भवन को दिल्ली में इनॉग्रेट किया जाएगा। यहाँ ऑलरेडी पहले से बना एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को रिनोवेट करके क्या किया गया है, वो फिर उसमें चेंज करके उसे नया नाम दिया गया है और वो कर्तव्य भवन। आपने देखा होगा कि जो आपका राजपथ था, उस राजपथ का भी नाम बदल के पिछले सालों में क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो ये उनका एक नया एक फोकस है इंडियन कल्चर को लेकर। यहां से एक सवाल बनता है, Recently, the government of India decided to rename which iconic building as कर्तव्य भवन। हाल ही में भारत सरकार ने किस प्रतिष्ठित भवन का नाम बदलकर कर्तव्य भवन रखने का निर्णय लिया है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राजपथ भवन या नेशनल मीडिया सेंटर।
तो बेसिकली राष्ट्रीय मीडिया केंद्र जो है आपका नेशनल मीडिया सेंटर, इसी को बदलकर क्या किया जा रहा है, नया नाम दिया जा रहा है और वो नाम है आपका कर्तव्य भवन। तो यहां से आपके लिए एक सवाल बनता है, कर्तव्य भवन कहाँ स्थित है, किस मीडिया केंद्र में और कब बनाया गया। अगली जो न्यूज है वो है कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर शिबू सोरेन का कल देहांत हो गया और उनसे संबंधित एक ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया। शिबू सोरेन के बारे में बात की जाए तो ये एक ट्राइबल, एक जनजातीय नेता के रूप में अपना नाम रखते हैं और एक फाउंडर है अभी वर्तमान में सरकार में जो है आपके झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इन्होंने इस पार्टी का शुरुआत किया और बिहार से झारखंड को अलग हटाने में सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो इनका रहा है, मैं शिबू सोरेन का रहा। शिबू सोरेन इससे अलावा कई अलग अलग पोजीशंस पे रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे। चीफ मिनिस्टर के बारे में बात की जाए तो 2005 से लेकर 2008, फिर 2009 से 10 कई बार ये क्या रहे, सीएम रहे। पर आयरनी है कि इतने बड़े नेता होने के बाद भी कोई भी टर्म ये पूरी नहीं कर पाए। सो शिबू सोरेन इज अ प्रोमिनेंट इंडिविजुअल, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे राज्यसभा में और वर्तमान में भी राज्यसभा में जेएमएम की तरफ से एक पार्लियामेंट में थे। सवाल इनसे पूछा जा सकता है कि शिबू सोरेन, अ प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर, इज एसोसिएट विद व्हिच पॉलिटिकल पार्टी। शिबू सोरेन एक प्रमुख आदिवासी नेता किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएएम, आपका झारखंड, जो इसकी स्थापना ही इन्होंने करवाई की थी कुछ लोगों के साथ मिलकर। अगली प्रोमिनेंट न्यूज को अगर देखा जाए तो वो न्यूज है आपकी 8 कोऑपरेटिव जॉइंट हैंड टू लॉन्च भारत टैक्सी सर्विस बाय दिसंबर 2025। भारत में टैक्सी सर्विस जैसे ओला है, उबर है, इनको रिवाइवल के रूप में एक नया इंडस्ट्री जो वो शुरू किया जा रहा है और वो शुरू होगा कोऑपरेटिव सेक्टर्स के द्वारा। सो इंडिया के जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उन्होंने एक नई टैक्सी सर्विस जिसका नाम रखा है भारत, उसे दिसंबर 2025 में लॉन्च करने की बात की। ठीक है, ये ओला उबर को एक चैलेंज करेगी। अच्छा, इसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का एक कैपिटल है वो निकाल कर लाया गया है और लगभग इसमें ऑन बोर्ड 200 ड्राइवर्स विद 50 फ्रॉम 4 अलग अलग स्टेट्स, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से शामिल होंगे और इसको लॉन्च जो है दिसंबर 2025 तक किया जाना है। कोऑपरेटिव को लेकर काफी न्यूज पिछले पूरे इस सेशन से चल रही है, तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो दे आर द टॉप 8 अथॉरिटीज, जिसमें आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इफको है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन आपका जीसीएमएमएफ है, नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, द कर्नाटका स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये सभी लोग मिलकर जो लॉन्च करने वाले हैं और वो है भारत नाम से टैक्सी। महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से सवाल बन सकता है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन तो अपने आप में न्यूज में आई सही, परंतु वहां से एक सवाल, which cooperative initiative being launched as a taxi service named Bharat to rival Ola and Uber? कौन सी सरकारी पहल भारत नाम से ओला उबर को चुनौती देने वाली टैक्सी सेवा की लॉन्च की जा रही है? सो बेसिकली भारत टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड नहीं, भारत तो खाली नाम है, इसका नाम जो है मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, कौन सा, मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सा स्टेट है मैंने अभी आपको बताया, वो आप कमेंट बॉक्स में फिर से लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ जो प्रोमिनेंट है, जहां से सवाल पूछा जा सकता है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी को 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तिलक तिलक के नाम से एक संस्था है, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे अवार्ड देती है और अगस्त 2025 में ये अवार्ड किसे मिला है, नितिन गडकरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे डेवलपमेंट से बिलोंग करते हैं। तो यहां से सवाल एक पूछा जा सकता है क्यों किया जाता, तो ये अवार्ड कौन देता है, नेशनल लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है वो 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट जो है, स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया। सवाल पूछा जा सकता है इससे, द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली इन इंडियन सिटी? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये है ऑप्शन है मुंबई, नागपुर, पुणे और न्यू दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन अगर आपको आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और जो बच्चे पहली बार इस आधार को सुन रहे हैं तो उनके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पुणे। पुणे से क्या किया जाता है, इस चीज को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार को दिया जाता है। कौन देता है, तो जो तिलक स्मारक संगठन जो है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 2025 में नितिन गडकरी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे अगर नया न्यूज देखें तो
जम्मू एंड कश्मीर का जो 370 का आज क्या है, 6 आपका एनिवर्सरी के रूप में आप देख सकते हैं, और इस एनिवर्सरी के कारण कई सारे फेक न्यूज या आई थिंक शायद अच्छी न्यूज जो भी है, बाजार में एक बज़ है कि शायद जम्मू एंड कश्मीर को फुल स्टेटहुड मिल जाए जो भी यूटी के दायरे में आता है। तो इसको लेकर एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को किस स्थिति को हटाया गया था? 15 अगस्त 2019, 5 अगस्त 19, 26 जनवरी 20 और 31 अक्टूबर 2019। किस तारीख को ये हुआ? तो ये हुआ था 5 अगस्त 2019 को, और आज हम इसकी कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं? वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द 6th एनिवर्सरी। क्वेश्चन ऑफ द डे में आई थिंक वी फेल्ड एंड पीपीटी में पुराना ही क्वेश्चन वापस आ चुका है, पर उस क्वेश्चन के आधार को अलग रखते हुए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, उस जम्मू एंड कश्मीर का जो कैप मीन्स पहले पुराना राजवंश है, उस राजवंश के राजा का नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दैट्स इट फॉर टुडे, फॉर टुडेज करंट अफेयर। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू वेरी मच।